नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र न्यूज डिकोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक ऐसा शो है न्यूज डिकोड जहां हम खबरों की तह तक जाते हैं और आपको खबर के मायने भी समझाते हैं। तो न्यूज डिकोड की पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। क्यों हो गई है इन पर केंद्रित यह राजनीति, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प इसलिए कि सर्व आदिवासी समाज का दांव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ सकता है। 2 दिन पहले सर्व आदिवासी समाज ने अपने एक प्रत्याशी को सर्वसम्मति से चुनाव में उतारने का फैसला किया। तो अब सर्व आदिवासी समाज गांव-गांव में अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए आदिवासी वर्ग को शपथ दिला रहा है। बाकायदा देवी देवताओं की पूजा कर कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं करने। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के एन पहले ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका क्या असर होगा उपचुनाव के नतीजों पर, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। और डिकोड करना बहुत जरूरी भी है इस खबर को। पहली बात कि संभावना गिरफ्तारी की है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव प्रचार पर असर पड़ेगा। दूसरी बात परसेप्शन की है। मान लीजिए भविष्य में ब्रह्मानंद पाक साफ निकल भी जाते हैं, तब उपचुनाव में कांग्रेस ब्रह्मानंद के खिलाफ जो माहौल बना रही है उससे निपटना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बात, जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर किस्म के हैं। एक नाबालिग से रेप के आरोप है और अब बीजेपी से कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि वो रेप के आरोपी को टिकट कैसे दे सकती है। मसला नैतिकता का है। बीजेपी को अपनी सफाई जनता के सामने पेश करनी होगी। चौथी बात यह है कि उपचुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के लिए बेहद अहम है यह उपचुनाव। देखना होगा कि बीजेपी ब्रह्मानंद नेताम का बचाव कैसे करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने आज इंदौर में पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी यात्रा को लेकर कई अहम बातें उन्होंने रखी है और IBC 24 के सवाल का उन्होंने जवाब भी दिया है। चलिए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। आज इंदौर में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को लेकर कई अहम बातें कही। इसके साथ ही पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। राहुल गांधी पत्रकारों को यात्रा का मकसद बताया। नोटबंदी, गलत GST, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यात्रा को लेकर आलोचना के मूड में है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और GST को चीन की सेना से ज्यादा खतरनाक बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। देखना होगा कि यात्रा से कांग्रेस का कितना कायाकल्प होता है। तो राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या संदेश दिया राहुल गांधी ने, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा की सफलता को लेकर बेहद निश्चिंत हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा के प्रति समर्पित हैं। दूसरी बात,
राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी छवि एक परिपक्व नेता की बना रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को वाकई साल 2024 में कड़ी टक्कर देने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने राजनीतिक यात्रा मानने से फिलहाल इंकार कर दिया। राहुल गांधी ने इस यात्रा को तपस्या करार दिया। अब देखना होगा कि यात्रा जिस मकसद को लेकर निकाली गई है वो मकसद पूरा होता ही नहीं। एक और अहम बात, जैसे कि बड़े नेता हमेशा ये कहते थे कि राहुल गांधी उन्हें मिलने का समय नहीं देते थे, जो कांग्रेस के नेता थे। इससे राहुल गांधी ने वो मिथक भी तोड़ा। उन्होंने बता दिया कि मैं तो पूरे भारत को समय दे रहा हूं, आपको भला कैसे समय नहीं देता। ये अहम बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से, यानी जो सेंट्रल एजेंसियां थी उनकी कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि सेंट्रल एजेंसी अपनी सीमा से बाहर काम कर रही हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के नागरिक को सुरक्षा देना उनकी पहली जिम्मेदारी है। जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो ये अमानवीय कृत्य है ना। ये इसकी इजाजत तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। तो चलिए अब इसे भी डिकोड कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सेंट्रल जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसीलिए इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं की कार्रवाई पर विपक्ष हमेशा से सवाल खड़े करता है। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि ये संस्थाएं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच करती है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करके विक्टिम कार्ड खेलती है और विपक्ष के इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी होती है। भले ही इन संस्थाओं के इंडिपेंडेंट होने की बात की जाती है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव इन एजेंसियों पर होता ही है। लेकिन ये कहना कि ये एजेंसियों पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती हैं, ये भी गलत है। हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति के पास कोर्ट जाने का हक होता है। अगर किसी नेता को लगता है कि उसके साथ जांच एजेंसी गलत कर रही है तो वो कोर्ट की मदद ले सकता है, यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बहरहाल जांच एजेंसियों पर सवाल उठते थे, उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। चलिए और एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। शराबबंदी के मोर्चे पर उमा भारती को ऊर्जा मंत्री का साथ मिला है। कैसे मिला है साथ, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम का चेहरा है। हम उमा भारती को शराब दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते देख चुके हैं। उमा भारती की शराबबंदी मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। उमा भारती को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का साथ मिला है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें तोमर शराब ना पीने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस कदम में आपका कदम से कदम मिलाकर साथ दूंगा। अगर इन वीरांगनाओं ने दारू के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ जन आंदोलन बनाया, उसमें सेवक प्रद्युम्न सिंह आपके साथ होगा। तो सुना आपने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कैसे शराब ना पीने की अपील की। वैसे ऊर्जा मंत्री ने यह भी माना कि सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती है, जो एक फैक्ट है, क्योंकि सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया शराब बिक्री है। अभी मध्य प्रदेश में नई शराब नीति बनाई जा रही है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ऊर्जा मंत्री की अपील आपने भी सुन ली। क्या है इस अपील के मायने, चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ होती है वो ये है कि एमपी में पूर्ण शराबबंदी नहीं होने वाली, ये आप लिख कर ले लीजिए। इसकी वजह भी आपको बता रहे कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। वजह है कि शराब में सरकार को होने वाली बम्पर कमाई, राजस्व। तोमर का सोमरस ना पीने की अपील करना एक अच्छी पहल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपील का कितना असर होगा। सरकार भी जन जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। साल दर साल देश में शराब की खपत बढ़ती ही जा रही है। एक बात और, एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती
तोमर की इस पहल का स्वागत जरूर करेंगे। और चलिए मध्य प्रदेश की एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसलिए हमने आज अपने न्यूज डिकोड में इसे जगह दी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए आप। वीडियो रीवा के रेवांचल बस स्टैंड का है, जिसमें आप यातायात थाने में पदस्थ एक एएसआई को गाली गलौज करते हुए देख सकते हैं। अपना कोनो दिक्कत नहीं है, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। आके थे रोड में मेरी तो वर्दी की गर्मी आपने देख ली। एएसआई ने कंडक्टर के साथ साथ अपने ही विभाग के डीएसपी को गाली देने की बात तक कह डाली। बात क्या है, आप मेरी गालीबाज एएसआई का नाम बद्री साकेत है। कुछ दिन पहले भी सवारी न होने के कारण कंडक्टर ने एएसआई को लेकर जाने से मना किया था, जिसके चलते एएसआई ने उनके साथ अभद्रता की थी। फिर क्यों नहीं बताई मैं कंडक्टर हूँ? वाह, आप नहीं जानते, आपको 12 माह से फ्री होया हूँ। लेकिन उस दिन कंडक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रविवार की रात वो चाय पीने बस स्टैंड गया था, तभी ऑटो से उतरते ही एएसआई ने बस कंडक्टर के साथ गाली गलौज की। आरोपी एएसआई को निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। तो यातायात थाने में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने सारी सीमा तोड़ दी। क्या है उसके इस व्यवहार का मतलब, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी का घमंड था। वो ये भूल गया कि उसे वर्दी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। एक बेबस बस कंडक्टर के लिए रंजिश रखना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा है। अब जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो शायद उसे अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा होगा। भूला हो असिस्टेंट, आप बता दें कि ये भला हो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के गाली गलौज का वीडियो बनाने वाले का अगर गाली बाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल नहीं होता तो उसकी सच्चाई सामने नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी वर्दी की महत्व को समझेगा। सिर्फ यही नहीं, जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, डीजीपी से लेके एडीजी, आईजी तक, ये सारे लोग अपनी वर्दी की गरिमा को बनाए रखेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं। जैसा कि न्यूज डिकोड ये कमिटमेंट करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी खबरें दिखाएंगे, तो खबर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की है, जहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें चीन की हैं, जहां इन दिनों जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जनता राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा मांग रही है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन 13 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। लोग नारेबाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए। लोग कह रहे हैं हमें आज़ादी दे दो। सख्त लॉकडाउन के चलते 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से नाराजगी बढ़ रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा ऐसा शो भी है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।